जरा बात पहले ये ब्रॉडशीट के हवाले से मैं इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि इसकी अहमियत आज वैसे तो बड़े दिनों से मामला चल रहा है, शायद अभी भी बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ना हो, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसे एक और स्केल पर वो ले गई हैं। उन्होंने कहा जी, उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर अजमत सईद शेख साहब अलहदा ना हुए तो कुछ हो जाएगा। अब भाई साहब, आप लोग क्यों इतने बज़िद हैं? एक तो हुकूमत ने उन्हें कहा और इमरान खान साहब ने भी कहा मौजूद तरीन शख्सियत है। एतराज़ क्या है जी कि जो ट्रस्टीज़ हैं या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसका हिस्सा है अजमत सईद शेख साहब, शौकत खानम की। एक ये एतराज़ है कि कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जब ब्रॉडशीट का मामला आया, अजमत सईद शेख साहब 1 साल के लिए 2000 में अपॉइंट हुए, 2001 तक वो बोर्ड ऑफ वहाँ पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे नैब के अंदर। बाद में स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर भी उन्हें अपॉइंट किया गया कुछ मामलात के अंदर। तो असूलन अजमत सईद शेख साहब को इस मामले के अंदर नहीं होना चाहिए, इस कमीशन की सरबराही नहीं करनी चाहिए। आप क्यों बज़िद हैं? और भी बड़े क्रेडिबल जजेस होंगे, किसी और से करवा लीजिए। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, आप कानूनी मामलात को मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं भी एक छोटा सा सियासत का तालिब इल्म हूँ और मैंने अजमत सईद शेख साहब को खुद अदालत में बैठ के सुना और देखा इनके काम को। तो मुझे उस वक्त भी लगा था कि ये बहुत सारा फाइनेंस के मामलात को बहुत अच्छा समझते हैं। और जब ये पनामा का केस चल रहा था तो जितने ये सवालात उस वक्त वकला पे करते थे दोनों साइडों पे, तो वैसे एज ए ले मैन मैं को बहुत इस बारे में मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है बात करने की, लेकिन इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मैं एज ए पाकिस्तानी ये बात करता हूँ। उसके बाद उनकी जो फैसले हैं या जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो हम समझते हैं कि वो बियॉन्ड एनी डाउट्स है। अच्छा। शौकत खानम के बोर्ड पे होना तो एक और एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि इमरान खान साहब ईमानदार आदमी को अपने ट्रस्ट पे उन्होंने बिठाया हुआ ताकि ईमानदारी से लोगों की अमानतें, लोगों की सेहत पे तकसीम करें। ये तो एक और मैं समझता हूँ कि एक और एजाज की बात है कि वो वो बगैर किसी तनख्वाह के एक वेलफेयर इदारा, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा वेलफेयर इदारा, और लोग इमरान खान साहब से तो कोई शिकवा कर सकते हैं सियासी, लेकिन शौकत खानम पे लोग शिकवा नहीं करते और पाकिस्तानी बियॉन्ड पार्टी लाइंस उनको मदद भी करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद अगर ये हमारी चॉइस है, अगर बाद में जो लोग निकलेंगे, हमारी पार्टी का कोई अगर निकलता है उसमें मुलव्वस ब्रॉडशीट में नून का या पीपल्स पार्टी का निकलता है, अदालती फोरम होंगे, ये अपना पॉइंट बट आपने इंक्वायरी, आपने तो आप समझते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग, अब भाई साहब फैक्ट फाइंडिंग आप जरूर कीजिए, लेकिन आपने डायरेक्शन या वज़ीर आज़म ने अब तक जो इंप्रेशन पूरी हुकूमत के ये रहा, वफाकी वज़ीर दाखिला कहते रहे पैनमा 2 हो गया, ये और मजीद पकड़े गए, यानी कि इंप्रेशन आपने ये दिया कि सब जो अपोजिशन खासतौर पर मुस्लिम लीग नून इसके अंदर फंसेगी और मजीद फंसेगी। तो जब आप ये काम करने जा रहे हैं, जरूर करवाइए इंक्वायरी, तो आपने उसका आगाज ही इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया। बेशक अजमत सईद शेख साहब, मैंने खुद भी अर्ज किया कि वो एक मजे हुए वकील थे, अपने ज़माने में बड़े नॉलेजेबल वकील थे, समझते हैं मामलात को, लेकिन जब इतनी कंट्रोवर्सी बन गई तो आपको काम नहीं बनता हुकूमत का कि यार इंप्रेशन तो ये जाए कि बड़ा फेयर इंक्वायरी हुई है। अब आप जो भी कर लें, इसका नतीजा जो भी निकले, अगर मुस्लिम लीग नून उसके अंदर मुर्द इल्ज़ाम उसको ठहराया जाता है या किसी और जमात को, किसी और मामले को, तो ये तो यही कहेंगे कि देखें जी, हम तो डे 1 से कह रहे थे कि अजमत सईद शेख साहब को इसके अंदर नहीं होना चाहिए था। आप ये काम कर ही क्यों रहे हैं इस तरीके से? कोई और भी बड़े नॉलेजेबल लोग हैं इस मुल्क के अंदर। मुनीर साहब, 2 बातें। एक तो यह है कि पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो तो पॉलिटिकल होता है, वो थोड़ा सा उसमें आप कह सकते हैं एग्जैजरेट भी हो जाता है, बहुत साइड्स होती हैं। एक ऑपोजिशन भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव दे रही है कि शायद हमने जो पेमेंट की है वो हमें नहीं करनी चाहिए थी और हमें बाहर से भागना चाहिए था, हम कोई पेमेंट ना करते, और चाहे हमारे खिलाफ वो आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जो भी फैसला किया, हमारी जितनी भी अपीलें रिजेक्ट हुई, एग्जीक्यूशन जो भी उसकी हुई, हमें भाग आना चाहिए था। ये एक नैरेटिव है और वो हम सियासी बातें करते हैं। लेकिन आप भी समझते हैं, वकील हैं, कि जब फैक्ट फाइंडिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, एविडेंस होगी, उसकी बुनियाद पे अगर एक हम फेयर तरीके से, बजाय के इल्जाम तराशियां हो, वो हम उसकी बजाय हम एक कौम के सामने फैक्ट्स रखना चाह रहे हैं जो अदालतों में चैलेंजेबल होंगे। अगर कोई वन साइडेड फैक्ट ले आएगा तो वो अदालतें उसको रद्द कर देंगी। रही बात कि मुस्लिम लीग नून मान जाएगी, मुझे बताएं, ये तो हम एक कमीशन बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में, मियां साहब ने खुद कहा कि ये हैं ज़राए हुजूर, और वो जराए पे जो कोर्ट ने प्रोसीडिंग की और कोर्ट ने जो फैसला दिया और मियां साहब को उसमें कन्विक्ट किया, वो आपको पता है गली गली मोहल्ले मोहल्ले इन जजों को किसने इख्तियार दिया है। मेरे असासे मेरी दौलत से ज्यादा है तो तुम्हें क्या, मुझे क्यों निकाला। तो ये अगर आप इसको पैमाना बना दें कि मुस्लिम लीग नून मानेगी, तो आप वकील हैं पाकिस्तान में जिसके खिलाफ कभी फैसला हुआ है, वो कोई नहीं मानता, वो कहा ये पुलिस ठीक था, तो वो कोई नहीं, वो बशमूल आपके कोई भी नहीं मानता। मुल्ज़म से पूछें कि आपको
जज पसंद आया कि नहीं आया, अगर मुलजम के हक में फैसला आएगा तो बल्ले बल्ले, नहीं तो वो कहेगा ये जज गलत है। कोई भी नहीं मानता, आप भी नहीं मानते, इसका कोई अखलाकी जवाब ही कोई नहीं भी नहीं मानता, मुस्लिम लीग नून वो रिवायत रही है, सवाल करने का जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने एनआरओ लिया था। अच्छा चले सर, वो डिसाइड होने देना, फिर आप खुद कह रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग होगी, वो डिसाइड होने देना। भाई साहब एक मिनट सर, मैं जरा आगे चलता हूं सर, एक मिनट सुने, एक जुमला और सुने। आपके जो लंदन कोर्ट है, आर्बिट्रेशन कोर्ट है, उसने तो कहा है कि ये जो $20 मिलियन हमने पे किया है, उन्होंने $100 मिलियन के असासे बता दिए थे, तो 20 मिलियन इसी का तो पे हुआ है। और इनके दौर में केस हुआ, इनके दौर में अपील हुई, और आप फिर थोड़ा सा उसको दोबारा देखिएगा। वो जो फारूक आदम साहब हैं, जो कंसल्टी भी रहे, बाद में ब्रॉडशीट के भी कंसल्टी रहे, उनका भी जो एफिडेविट है वो भी लंदन की अदालत के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने अच्छा है ना, ये फैक्ट फाइंडिंग हो ना। हाँ, उन्होंने कहा कि वो मैंने गलत, मैं बीमार था तो मैंने गलत एफिडेविट दे दिया था कि ये $1 बिलियन के साथ। अगर फारूक आदम साहब ने कुछ गलत किया तो वो किसी इंक्वायरी के जरिए सामने आएगा ना। चले ठीक। अब ऐसे तो आपका मेरे बयानिए से तो नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, या ऑपोजिशन से हम कहेंगे ये मान जाएंगे। मैं आगे चलूं अच्छा सर, आगे से जान दो ना चौधरी साहब, ये हुदैबिया को भी इन्वेस्टिगेट कराना चाहते हैं और सरे महल को भी। चले सरे का तो जवाब अपनी बहन बलबशा खान साहबा से लेंगे, लेकिन एतराज क्या है, वो कहते नहीं ये तो तुरा इम्तियाज है कि वो अगर शौकत खानम के ट्रस्टीज में है या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में है, बाकी अजमत सईद शेख साहब बड़े लायक आदमी है, तो अच्छी बात है, फैक्ट फाइंडिंग हो जाएगी। आप लोगों को क्यों एतराज है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, आपका जो आखिरी जुमला है, शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के ऊपर जितने भी मेंबरान हैं, वो यकीनन उनके लिए बड़ा तुरा इम्तियाज़ होगा, लेकिन वो सारे तुरे इसलिए नहीं बैठे हुए कि इमरान खान साहब के कहने पे अपोजिशन के पीछे लग जाएं और अपोजिशन के बंद केसेस जो हैं उन्हें फरोलना शुरू कर दें, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया हुआ है। तो वो उन तुरों से अगर ये काम लेना है तो इमरान खान साहब कह दें कि शौकत खानम के बोर्ड के ऊपर जितने लोग हैं, एक मुस्लिम लीग नून के पीछे लगेगा, दूसरा जो तुरा इसके पीछे लगेगा पीपल्स पार्टी के पीछे, एक MQM के पीछे लगेगा, तो फिर ठीक है। ये ना करें कि एक तरफ आप उनकी काबिलियत बयान करें, उनकी जो अपनी जगह पे मुसलमान हकीकत है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। और ये भी याद रखें कि जब इस तरह का कोई एतराज़ आता है तो वो आपकी ज़ात के हवाले से नहीं होता, कि ये नहीं कि आपको फलाना बंदा ज़ाती तौर पर पसंद नहीं है। और मैं सदाकत साहब के लिए ये भी अर्ज़ कर दूं, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है मैं क्या कहूँ, बड़े अच्छे शोबे से वाबस्ता हैं, दरस व तदरीस के, लेकिन सियासत में आके ऐसे पक्के झूठ बोलते हैं कि जो सच मालूम होते हैं। ये नहीं कि मुल्ज़म से पूछा जाता है। मैं भाई साहब को अर्ज़ कर दूं, मुल्ज़म की बात नहीं है, ये एक आम आदमी को पता है, ये तो पढ़े लिखे आदमी है, कि जब किसी जज के ऊपर कोई भी फरीक एतराज़ कर दे कि फलां वजह की वजह से मैं अपना केस जज से ट्रायल नहीं चाहता, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बेंच छोड़ देते हैं। ये आपको नहीं पता? ऐसा ही है, ये एक आम आदमी को पता है। इसलिए ये कोई बात नहीं है कि जी को मुल्ज़म से पूछ के जज लगाता है, ये प्रेसिडेंस मौजूद हैं। दूसरी बात ये है जी कि ये जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है उस दौर में, अब उसी दौर की तहकीकात हो रही हैं। अब वो मैंने इसलिए इनसे ताल्लुक़ भी है ज़ाती, इसलिए लिबर्टी लेके कहा कि पक्का झूठ बोलते हैं। बात यह है कि ब्रॉडशीट के हवाले से 2 दफ़ा आपको ब्लैकमेल किया गया है नैब को। आज फारूक आदम साहब के इन्होंने नहीं देखा ना, उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है जो नवाज शरीफ के हवाले से कहा गया जनाब के इतनी रकम, और हमने जो एफिडेविट दिया था वो आज आपकी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में वो खबर छपी है। इसको जो जेरी जेम्स थे उन्होंने 1.5 मिलियन पहले नैब से लिया, और उस वक्त जो आपकी ब्रॉडशीट कंपनी है वो अपना दाखिल कर चुकी थी कि मैं दिवालिया हो गई हूँ, मैं बैंकक्रप्ट हो गई हूँ। जब ये मूसवी साहब को पता लगा कि वो उन्होंने 1.5 मिलियन डॉलर ले लिए हैं, तो उन्होंने बैंकक्रप्ट कंपनी को दोबारा खड़ा किया, जिरगा मुकर्रर हुआ, और नैब को जनाब 28 अरब रुपए दोबारा देने पड़े, जो रातों रात पाकिस्तान जो हमारा हाई कमीशन है उसके अकाउंट में रातों रात जमा हुए, और अगले 1 घंटे में वो अकाउंट सीज होकर सारे पैसे जो हैं वो वहां पे चले गए। ये कौन कर रहा है? ये तो एक अलग कहानी है ना, ये भी सामने आएगी। लेकिन तहकीकात हो, साफ हो, शफाफ हो। मुनीब साहब, ये तहकीकात ना हो कि आप एक तरफ तो लोगों पे झूठे सियासी मुकदमात बनाएं, चोर आपकी बगल में बैठे रहें, उन्हें आप पूछे ना, और अगर कोई नैब के मुकदमे से बच जाए राना सनाउल्लाह जैसा,
तो उसकी गाड़ी से आप 400 हीरोइन बरामद कर रहे हैं। बट चौधरी साहब मुझे एक ये बात लोग बताएं, पाकिस्तान के अंधे और बहरे हैं। सर मेरी यार जो सुने, इंसाफ के नाम के ऊपर हो रहा है किसी को नहीं पता। चौधरी साहब मेरी यार सुन ले, जी, ये जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज धमकी दी है कि जी अगर वो रिक्यूज नहीं करेंगे तो फिर जो मामलात है वो हम सामने ले आएंगे, ये आज ये फिर गर्दान शुरू हो गई कि देखा जी ये जी माफिया है, ये देखे कैसे धमकाते हैं शरीफ लोगों को, अब ये देखें उन्हें धमकाएंगे, उनका नाम खराब करेंगे, झूठी सच्चे इल्जामात उन पे लगाएंगे। ये करने की क्या जरूरत है? ठीक है बन गए वो, अगर वाकई कुछ नहीं छुप सकता और नहीं छुपेगा तो 45 दिन में आ जाएगा सामने। अगर कोई हुई, अब तो एक ओपन सीक्रेट है ना, डॉक्यूमेंट तो सबके पास होगा, अदालतों के फैसले भी जो आर्बिट्रेशन कोर्ट का है वो भी सामने है, लंदन हाई कोर्ट का वो भी सामने, कुछ छुप तो नहीं सकेगा। मुनीब साहब, पहली बात तो ये है कि हुकूमत समझने नहीं चाह रही कि ब्रॉडशीट क्या है और कैसे ये शुरू हुआ। 2000 में इसका एग्रीमेंट हुआ। बस मुझे आप कोई 2 मिनट दे दें, इसके बाद जो मर्जी बात करें। ये समझना नहीं चाह रहे कि ब्रॉडशीट क्या है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शख्स चला गया कोई मेले में, उसने हाथी नहीं देखा था, उसे हाथी नज़र आया, उसने चिट पे हाथी रख के जेब में डाल ली। आगे गया, फ्रूट की रेहड़ी पे अमरूद नज़र आए, उसे वो पसंद आए, पूछा क्या, उसने कहा अमरूद, उसे वो भी लिख के जेब में डाल दी। घर आया, दोनों पर्चियां उसने किसी रख दी। गांव में कहीं हाथी आ गया, लोगों ने उसे बुलाया, यार आप समझदार आदमी है, बताएं ये क्या है। गया, पर्चियां लेके आया, पर्चियां मिक्स हो गई। कहता है एक बात पक्की है, या ये हाथी है या ये अमरूद है। तो ब्रॉडशीट कभी इनके लिए हाथी बन जाता है, कभी अमरूद बन जाता है। ठीक है भाई, अपोजिशन के ऊपर आपने और थोड़े आपने इल्जाम लगाए हैं, थोड़ा आपने झूठे इल्जाम लगाए हैं, ठीक है, थोड़ा आपने सियासी इंतकाम लिया है। आप अगर फेयर ट्रायल करें, 100% करें, हमारा ईमान है इस बात पे कि पाकिस्तान का पैसा अगर किसी ने लूटा है उसका साफ और शफाफ एहतसाब होना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो मजाक आपके दौर में हो रहा है, और फिर दूसरी बात यह है कि आप इसको जोड़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने कितने दिन दिए हैं, जो मुझे पता है मेरे ख्याल 40-45 दिन दिए इस कमीशन को। क्या ये फिजिकली पॉसिबल है? आप मुझे बताएं कि सरे महल अगर आप खोलना भी चाहते हैं खोलें, 45 दिन में कुछ लेके आ सकते हैं आप उसमें। हुदैबिया केस जो सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया हुआ है, जहां से चीफ जस्टिस अपना जस्टिस साहब अभी रिटायर होके आए हैं, उसने बंद, आप उसे कहें जी खोल के 45 दिनों में उसका ट्रायल करके किसी ये वैसे ये बातें, ये सवाल अपनी जगह वैलिड है। देखिए जो मैं जरा पलशा बीबी के पास जाता हूँ, ये जो हुदैबिया का केस है, अगर बेसिकली देखा जाए ये बना एक इसी को देख ले, उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर था जो इसहाक डार साहब की थी, उसका वो पूरी स्टेटमेंट हर एक ने पढ़ी हुई है, 10,000 दफा पढ़ी हुई है, वो उसके ऊपर पलवशा को बात करने दे, बाद में कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर हम बिल्कुल करेंगे। पलवशा बीबी, ये इमरान खान साहब चाहते हैं कि जरा सरे महल का भी पता चल जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी शुरू में क़यादत डिनाई करती रही, बाद में पता लगा जी जरदारी साहब ने ओन्ड अप टू इट के जी ठीक है जी फलाने सन में हमने खरीद दिया हमारा है, तो वो जरा चाह रहे हैं जरा पता लग जाए कि कहाँ से पैसे आए, क्या हुआ। नथिंग टू हाइड, कोई बात नहीं, आप करा लें इन्वेस्टिगेशन। बात यह है कि आज इसको दिहाइयां गुजर गई, ये जो भी पता करना चाहते हैं कर लें, लेकिन ये क्या बात है कि जब इन पर फॉरेन फंडिंग केस खुले, जब अबराज ग्रुप वाला क्या नाम है उसका, आरिफ नकवी साहब पकड़े जाएं और वहां क्या नाम है आरिफ नकवी साहब, वो नकवी साहब जो आरिफ नकवी साहब पकड़े जाएं और 300 साल के अभी वो सेंटेंस अमेरिका में फेस करें, जिसके लिए उनको एक्स्ट्राडाइट अगर किया गया, जो वो अवॉइड करें, उनकी जेब से वो पर्ची निकालें और वजीर आजम पाकिस्तान का नंबर दें, और 2018 के जो इलेक्शंस थे उसमें भारी फंडिंग करें। अच्छा, अब फिर आप आ जाएं, अभी ये फॉरेन फंडिंग केस तो अभी ये इसको रोकने के लिए इन्होंने हर एड़ी चोटी का जोर लगाया। फिर आ जाए अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आप ही के हामिद मीर साहब ने कॉलम में एक ऐसी कंपनी का इनका बताया है, पाकिस्तान इमरान खान एकेडमिक एंड रिसर्च काउंसिल या कुछ इस तरह की इन्होंने वहां अमेरिका में बनाई है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर इनके बेटे हैं और जमाइमा साहिबा हैं। हाईकिंग के लोग जाते रहे, जमा किया गया, फिर इनका कोई अपना बंदा भी था, उसको निकाला गया वहां से। बात यह है कि उस पर भी खुदगुर्द के इल्जाम है जो वहां अमेरिका में तहकीकात हो रही हैं। तो आप चाहे सरे महल छोड़ के हैकल सुलेमानी कैसे बना था उधर से शुरू कर दें तहकीकात और यहाँ तक आ जाएं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जब आपसे सवालात नहीं होंगे, ये सवालात तो आपसे जरूर होंगे। और चूंकि ये हम रियासत मदीना में, न्यू रियासत मदीना में रहते हैं, तो फिर न्यू रियासत मदीना का असूल तो फिर यही है ना, सबसे पहला जवाब जो है वो रियासत मदीना के हुक्मरान को अपनी, और पहला पत्थर वही मारता है जिसका हाथ साफ हो,
और फिर ये भी एक असूल है कि इन्होंने खुद मुरतब किया कि एहतसाब मुझसे शुरू करो। तो एहतसाब आप बेशक वो तो है, बाकी जहां मर्जी शुरू करें, जो चीज मर्जी करते हैं, आपको इजाजत है वो आप करें, लेकिन इन सवालों के जवाब तो देखिए आपको देने पड़ेंगे। दूसरी बात मैं ये आपकी कमेटी पे पूछना चाहती हूँ, आप चूंकि वकील हैं, आप मुझे समझाएं क्या इस कमेटी की कोई कानूनी हैसियत है? कानून की किसी शिक के तहत ये कमेटी बनी है तो आप मुझे बता दें। और इस कमेटी में जो लोग हैं वो वही हैं जो कि इस हुकूमत का हिस्सा है, इस काबीना का हिस्सा है। एक चीज होती थी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमें खान साहब ने ही पढ़ाई थी। तो मुझे बताइए ये कमेटी, ये भी मेरा सवाल है, क्या शहजाद अकबर साहब पर जो वो इल्जाम लगाते हैं कि वो कट मांग रहे थे, क्या यही कमेटी उसका फैसला भी करेगी? क्या यही कमेटी उस पर भी इंसाफ करेगी? अपने ही लोगों पर। और इस कमेटी की बातें मानेगा कौन? तीसरी बात। ठीक है। और चौथी बात कि ये जो इम्तियाज है शौकत खानम पे होने का है, चंदे और ज़कात से जो जायदादें बन जाएं और चंदे और ज़कात से जुआ खेला जाए पैसों से, तो तुरा इम्तियाज ही है। सांस मरते हुए कैंसर के मरीजों की सांसें पी लेना ये कोई आसान बात तो नहीं, ये आम आदमी तो नहीं कर सकता। लिहाजा तुर्रा इम्तियाज उन्हीं को मुबारक को जो इस बोर्ड पे बैठे हैं, लेकिन ये सवालात तो होंगे। एनआरओ मैं अभी कहना नहीं चाहती थी, लेकिन ये इतना, एक मिनट, ये जिस आखिरी दम पे लोग वो पढ़ते हैं ना, कलमा पढ़ के दम देते हैं, अल्लाह करे कि ये उस दिन भी ये कलमा याद रहे, एनआरओ ना करते रहे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह सब पे रहमत करे। एक ये जो आपने सवाल उठाए हैं, एक का जवाब मैं देता हूँ कि ये इसकी कानूनी हैसियत इस तरह से है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 2017 के तहत बना है, इट्स वन मेंबर कमीशन।